हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने किया था आदिकाल का, पहले हमने किया था नामकरण, फिर परिस्थितियाँ, और आज हम करेंगे विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। हाँ, आदिकाल की विशेषताएं क्या है, उनकी विशेषता क्या है या उनकी प्रवृत्तियाँ क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। वीर और श्रृंगार रस, जो आदिकाल में रचनाएं लिखी गई, जैसे कि उनके नाम है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, इस प्रकार इनकी रचनाओं के नाम हैं। इन्होंने वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का चित्रण मिलता है और साथ ही साथ श्रृंगार रस में इन्होंने सुंदर नारी की कल्पना करने की कोशिश की है। आगे है युद्धों का सजीव वर्णन, जैसे कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि फिल्म आने वाली है। तो पृथ्वीराज क्या है? पृथ्वीराज एक राजा है और राजे के युद्धों का वर्णन है, उनके जीवन का वर्णन है। तो कवि ने इस ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ है, एक रचना है, इसे लिखा है चंद बरदाई ने, जिस पर फिल्म बनने जा रही है। तो उसमें संपूर्ण युद्धों का ही ज्यादातर वर्णन किया गया है, जो हमें फिल्म में देखने को भी मिलेगा। आगे है आश्रयदाताओं को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जो कवि थे, एक राजे के दरबार में जो कवि रहता है हमेशा ही उसकी बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेगा तो वही उसे प्रशंसा का पात्र माना जाएगा। राजा उसे खुश होकर मतलब धन दौलत देगा, घर बार देगा, महल माड़ी देगा। तो इस प्रकार जो राजा के दरबार में कवि रहते थे, उन्होंने हमेशा अपने राजाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की कोशिश की है। और यहाँ पर पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के 12 विवाह का वर्णन किया है, जो कि ऐसा नहीं हुआ, 12 विवाह नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की कोशिश की है। आगे है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में 2 रूप होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा उद्दीपन, अर्थात एक और नायक और नायिका का होता है, दूसरा होता है वातावरण का। तो दोनों रूपों का, पर्यावरण का, दोनों रूपों का वर्णन करने की यहाँ पर कवियों ने कोशिश की है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग या डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग। राजस्थानी भाषा में पुरानी हिंदी को मिश्रित करते हैं तो वह डिंगल भाषा बन जाती है। यदि उसमें ब्रज भाषा मिश्रित करते हैं तो पिंगल भाषा बन जाती है। तो ये दोनों भाषाओं का उस समय मतलब आदिकाल के समय प्रयोग हुआ। डिंगल और पिंगल भाषा का या शैली का कह सकते हैं आप, दोनों भाषा का खूब प्रयोग हुआ, खूब इनकी भाषा में ग्रंथ लिखे गए। प्रबंध एवं मुक्तक रचना। किसी भी काव्य रचना को 2 रूप में बांटा जाता है, एक तो होती है प्रबंध, दूसरी होती है मुक्तक। तो इस काल में या आदिकाल में दोनों रूपों का ही वर्णन मिलता है। जैसे कि वीसल देव जो रासो ग्रंथ है वह प्रबंध काव्य है, जो पृथ्वीराज रासो है वह भी प्रबंध और महाकाव्य है। आगे है खड़ी बोली का प्रयोग। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अमीर खुसरो कौन थे, उनका जीवन परिचय के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रमुख कवि माना जाता है। खड़ी बोली क्या है? जो आज की हिंदी चल रही है ना, हिंदी का ही दूसरा रूप था खड़ी बोली, जो इसी काल के कवि हैं। इन्होंने तुर्की, फारसी खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। आगे है छंद और अलंकार। इसमें ज्यादातर आला छंद का प्रयोग किया है।
जो कि लोकप्रिय छंद था, लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। इसी ही छंद का प्रयोग ज्यादातर किया गया है। इसमें जहाँ आला छंद में लगभग 31 मात्राएं होती हैं। आगे है सामंती जीवन और सभ्यता का वर्णन। इस युग में कवियों के द्वारा सामंत और जो राज्य दरबार में लोग रहते थे उनका और राज्य का ज्यादातर जीवन वर्णन करने की कोशिश की है। उन्होंने राज्य बाग, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की वीरता का सजीव चित्रण परोने की कोशिश की है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग इस काल में, जैसे कि कथानक होता है कथा का रूप कौन सा है, जैसे कि शुक-शुकी है। शुक-शुकी जैसे कि तोता मैना की कहानी के द्वारा किसी बात को, किसी कथानक को कह देना, किसी घटना का जिक्र कर देना। उसी प्रकार चक व चकवी के द्वारा किसी घटना का वर्णन कर देना। इस प्रकार ये पुरातन रूढ़ियां थी, चक व चकवी संवाद और शुक-शुकी संवाद के द्वारा जहाँ नायिका को अप्सरा का रूप बनाकर लोगों के सामने पेश कर देना, उसे अप्सरा बता देना। जैसे कि एक उदाहरण भी है कि याने क्यों डूब जाता हूँ हर बार उन्हें देखकर, एक दरिया है जहाँ पूरा समंदर है तेरी आंखें। ये भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की कोशिश की है। नायिका के स्वरूप को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ वर्णन किया है। लास्ट पॉइंट है मनोरंजन की प्रवृत्ति। बड़ी दमदायक हैं अमीर खुसरो की रचनाएं जो हम पढ़ेंगे। उसमें पहेलियां भी हैं, पहेलियां, बातें, बुझारतें, मुकरियां भी हैं। मुकरियों का अर्थ होता है कोई बात कह देना और उसके बाद उसे मुक्कर जाना, उसका अर्थ दूसरा कर देना। तो मुकरियां भी हैं, मनोरंजन प्रवृत्ति वाले गीत भी हैं, दोहे भी हैं। लोगों को इसमें आमिर खुसरो की पहेलियों से, मुकरियों से, मनोरंजन की प्रवृत्तियों से पता चलता है लोगों के जीवन के बारे में। यहाँ पर लोगों के जीवन का चित्र हमें दर्शाने की कोशिश की है। तो यह लगभग 11 पॉइंट थे। प्रवृत्तियां की विशेषताओं के, यादगार की जो विशेषताएं हैं उनके। कल हम करेंगे पृथ्वीराज रासो को, जैसे कि प्रमाणिक कौन कौन से कवि प्रमाणिक मानते हैं और कौन कौन से कवि अप्रमाणिक मानते हैं, प्रमाणिक क्यों माना जाता है, अप्रमाणिक क्यों माना जाता है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।